Hello, dear student. I already discussed about the motion of center of mass. सेंटर ऑफ मास में जो मोशन होती है वो किस तरीके से होती है हमने डिस्कस किया था और उसका फॉर्मूला भी हमने बनाया और उसमें हमने एग्जाम्पल भी लिए थे रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी जैसी चीज़ें हमने पहले पढ़ी भी थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात आती है जब, तो मैंने पुली का एक एग्जाम्पल दिया था और उसमें वेलोसिटी भी दी थी मैंने, और एक प्रोजेक्टाइल को एक्सप्लोर कर दें अगर तो उसके सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही उसके दोनों टुकड़े गिर जाते हैं। अगर दो टुकड़े एक ही लाइन पे गिर रहे हैं कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोर हो जाता है और एक सर्कुलर शेप में भी यहाँ पे फैल जाता है, उसका रेडियस भी निकालना होता है। तो वो कॉम्पिटिशन सेक्शन में जब आगे न्यूमेरिकल ऐड करेंगे तब हम बात करेंगे उस बारे में, एडिशनल जो हम देंगे प्रैक्टिस के लिए। अभी तो जो भी हम एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं और उसका सिलेबस हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, ताकि जो बच्चा एनसीईआरटी लेवल पे करके सेटिस्फाइड है और उसके बाद आगे कंपटीशन लेवल पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता तो उसका कोर्स यहीं पे ख़त्म हो जाए आसानी से। उसके बाद अगले स्टेप में फिर हम कंपटीशन लेवल की बातें भी करते हैं, करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स कंप्लीट है, पूरा मिलेगा आपको। इसके साथ में नोट्स पीडीएफ वगैरह जो है लगे होते हैं वो भी मिल जाएंगे आपको। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होते हैं वो भी मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, जो असाइनमेंट दिया जाता है उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। तो कोई स्टडी मटेरियल आप पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं अच्छे लेवल पे तो कवर कर सकते हैं आप बुक। एनसीईआरटी के अलावा भी तो अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं तो कोई भी कवर कर सकते हैं आप। तो अब यहाँ बात आती है जानकारी की जो हमने पहले भी ली थी, सर्कुलर मोशन। हालांकि ये चीज मैंने पहले आपको उसमें पढ़ा दी थी, मोशन इन 2D में, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी जरूरी है। तो सर्कुलर मोशन को हम एंगुलर मोशन भी बोल देते हैं, एंगुलर मोशन। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल अगर सर्कल पे मूव करता है, पार्टिकल किसी कर्व पे मूव करता है, सर्कल हो या कोई कर्व हो, तो यहाँ सर्कुलर की ही बात करेंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा, वो ही हमारे सिलेबस में है। बाकी जनरल फिजिक्स में जाते हैं तो फिर कोई कर्व भी हो जाता है। तो पार्टिकल मान लीजिए यहाँ इस तरीके से मूव करता है। ये पार्टिकल की मैंने दो पोजीशन ली है, एक ये पोजीशन मैंने ली है, एक ये पोजीशन ली है, और ये मैंने डायरेक्शन इसकी ऐसे वेलोसिटी का दे दिया है ऐसे। तो यहाँ पर ये सबटेन एंगल जो होता है कुछ समय के अंदर, ये छोटा सा एंगल ये डी थीटा कवर करता है। तो डी थीटा वेक्टर होता है, ध्यान रखें। और यहाँ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लूँ इस तरफ, ये तो ये ds होता है। तो बहुत ध्यान देने की बात है कि ये जो मोशन हुई है ये छोटे से टाइम में हुई है, जिसे हम dt कहते हैं। यानी डेल्टा टी की लिमिट हम लगभग 0 लगा देते हैं, ये वाली चीज होती है। यानी ये वैल्यू कैसी हो जाती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाती है। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे करते हैं काम तो वेक्टर जो है वो डिफाइंड होता है आर्क के ऊपर। अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे डिफाइन नहीं करते तो वेक्टर डिफाइन नहीं होता। तो एंगल जो होता है, जैसे चला जाता है एंगल, जैसे इस तरफ को मोशन हो रही है तो एंगल यूं होता है, जिस तरफ को मोशन हो रही है उसके राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग बाहर को आता है। तो डी थीटा की जो डायरेक्शन होती है, अगर मैं ऐसे कर लूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस को मान लें कि ब्लैक बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, और वाई को ऊपर की तरफ मान लें, एक्स को आगे की तरफ मान लें। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो डी थीटा है, पार्टिकल की मोशन जो मैंने ली है, एज्यूम किया है मैंने इसको, उसमें ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो डी थीटा जो वेक्टर है अगर मैं इसे लिखूं तो ये के कैप की तरफ आ रहा है, ये डी थीटा का रिप्रेजेंटेशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये डी थीटा का रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद जब ds की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ds है उसको r के साथ डिफाइन होता है, यानी रेडियस वेक्टर सेंटर से बाहर की तरफ जाता है ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम देखते हैं कि एक
वेक्टर जो है बाहर की तरफ है, एक न्यू है वेक्टर इस तरफ से जा रहा है ds वेक्टर, तो ds से r की तरफ अगर घुमा दूं मैं, ds से अगर r की तरफ घुमा दूं ऐसे, तो ds क्रॉस r क्या बन जाएगा, डी थीटा वाला कॉन्सेप्ट फिट हो जाता है। यानी डी थीटा क्रॉस आर अगर मैं कर दूं तो ds फिट हो जाता है, डी थीटा क्रॉस आर। अब देख कैसे होता है वो, डी थीटा बाहर की तरफ है, ओके, और r यहाँ पे जा रहा है ऐसे, तो r की तरफ घुमा दूं तो ds हो जाता है। यानी राइट हैंड चैन रूल से मैं, क्योंकि जो एंगल बनता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी, अब जैसे मैं ए क्रॉस बी बनाऊं, आपको दिखाऊं, वेक्टर ए क्रॉस बी, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू तो हम लिख देते हैं कि ये ए बी साइन थीटा है, लेकिन एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर आ जाता है, यूनिट वेक्टर। अब ए क्रॉस बी में क्या होता है कि एंगल जो होता है वो वेक्टर ए से बी की तरफ घूमता है ऐसे। तो अगर मैं डी थीटा से आर की तरफ, ये आर है, यो घुमाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, डीएस पे वेक्टर चला जाएगा, यानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे चला जाएगा। तो डीएस को कहाँ रखना चाहते हैं, डीएस को हम कहाँ रखना चाहते हैं, टेंजेंट पे, और वेलोसिटी जो है हमारी वो भी टेंजेंट पे, और रेडियस वेक्टर जो होगा हमारा वो सेंटर से बाहर की तरफ, सर्कमफ्रेंस की तरफ होगा। तो इस तरीके से अगर हम डीएस को डिफाइन करें तो ये होता है डी थीटा क्रॉस आर, यानी डी थीटा प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, आर सेंटर से बाहर की तरफ रहेगा, और डीएस रहेगा टेंजेंट के ऊपर। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा मैटर हो जाता है हमारा कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अगर हम लेंगे तो डी थीटा फॉलो करेगा वेक्टर को, है ना, डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इक्वल टू डी थीटा इन वेक्टर। अगर हम एंगल को ऐड करेंगे वेक्टर के तरीके से तो ये नॉट वैलिड हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि एंगल जो होता है वो वेरी स्मॉल एंगल होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत छोटी चीज होती है। मैथमेटिकली वो अप्रोच करता है टाइम लिमिट 0 पर, ओके। इसके बाद थोड़ा सा टाइम अगर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन के रास्ते जाएंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, तो उस केस में ये डी थीटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से डिफाइन होता है। ये आपका बन जाता है एंगुलर वेलोसिटी, और ds बाई dt आपकी बन जाती है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी से निकल के आ जाता है, ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पर जो ओमेगा का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बाहर की तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ आ रहा है, ओके। ओमेगा का डायरेक्शन होता है, यानी जो डी थीटा का डायरेक्शन होता है वही ओमेगा का डायरेक्शन भी होता है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होता है वही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन जो आ जाती है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब एंगुलर के बारे में बात करें कि भाई एंगुलर में अगर मैग्नीट्यूड ही देखें तो केवल एंगुलर स्पीड डिफाइन हो जाती है, तो उसे सिंपली डिफाइन कर लेते हैं थीटा अपॉन टी, यानी एंगल कितना हुआ और कितने टाइम में हुआ, तो ये एक वैल्यू आ जाती है, इसे एवरेज भी बोल देते हैं, और यूनिट बन जाती है रेडियन पर सेकेंड। तो ध्यान रहे यहाँ एंगल रेडियन पर सेकेंड में यूज किए जाते हैं, डिग्री वाले नहीं होते, ओके। तो वेलोसिटी में जैसे आप देखते हैं ओमेगा क्रॉस आर, उसी तरीके से अगर आप इसे टाइम से, स्मॉल टाइम इंटरवल से डिवाइड करें इन वेक्टर फॉर्म, तो उसके बाद आपका बन जाता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी पे जाएगा अगर, टेंजेंट पे जाएगा अगर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे दो टर्म हमारे पास निकल के आती हैं, एक प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अगर हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास दो चीजें निकल के आती हैं। तो पहले ओमेगा को चेंज करेंगे टाइम के साथ, तो आर को नहीं करेंगे। जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो समझेंगे इस चीज को, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। उसके बाद फिर ओमेगा को नहीं करेंगे तो डी आर को करेंगे, डी आर बाई डी टी ऐसे करेंगे, देखिए। तो ये तो डी आर बाई डी टी है, ये एक अलग चीज है, यानी ये केवल आर की डायरेक्शन को चेंज करता है। आप जानते हैं रेडियस वेक्टर चेंज हो रहा है, रेडियस वेक्टर जो है चेंज हो रहा है, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या करता है, डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप करता है। तो इससे क्या होता है कि दो तरह के एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाते हैं, एक हो जाता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और एक हो जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए
जो यूज किया जाता है उसे बोल देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो वैसे क्या होता है कि दोनों ही ये परपेंडिकुलर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम आर को ले रहे हैं, तो आर को ले लें कहीं पे, हम किसी जगह पर रखें आर को, पोजीशन चेंज करें, तो देखिए आर चेंज हो रहा है, आर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो आर की डायरेक्शन चेंज करने की जो काम आता है वो सेंट्रीपिटल हो जाता है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलने वाला सेंट्रीपिटल हो जाता है, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने वाला, स्पीड को चेंज करने वाला वो टेंजेंशियल हो जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो सेंट्रीपिटल है वो सेंटर की तरफ रहेगा, और जो टेंजेंशियल है वो टेंजेंट पर रहेगा। टेंजेंशियल का काम ये होगा कि वो स्पीड को चेंज करे, सेंट्रीपिटल का काम ये होगा कि वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करे। तो सेंट्रीपिटल के बारे में हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाती है ओमेगा स्क्वायर आर, और ये नेगेटिव होता है, सेंटर की तरफ होता है। ये डिराइव हम करते हैं, या फिर मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं, वी स्क्वायर बाई आर हो जाता है, और ये आपका हो जाता है ओमेगा स्क्वायर आर, इस तरीके से। तो ये वाली चीज आती है। इसका यूज नहीं करते हैं रोटेशनल मोशन के अंदर, क्योंकि ये वर्क नहीं करता। होता क्या है कि ये सेंटर की तरफ होता है, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री पर होता है ना, तो इसका वर्क नहीं होता। तो एनर्जी कंजर्वेशन में यूज नहीं होता है। जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है उसमें यूज नहीं होता ये। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन में जो यूज होता है वो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, टॉर्क वगैरह या एंगुलर मोमेंटम वगैरह उसी के बेसिस पे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो एक्सेलरेशन यूज होते हैं, एक टेंजेंशियल, एक सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का यूज लॉज ऑफ मोशन में करते हैं, उसे बैलेंस कर देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स से उसे बैलेंस कर देते हैं। सर्कल पे चलने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो सेंट्रीपिटल है। और अगर स्पीड को बढ़ाना होता है तो फिर हम टेंजेंशियल का यूज करते हैं, जिससे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदला जाता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदला जाता है तो सेंट्रीपिटल, और अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदला जाता है तो टेंजेंशियल। तो यहाँ होता है डी ओमेगा बाई डी टी आपका डिफाइन हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, या एंगुलर स्पीड चेंज कर रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो फिक्स हुई प्लेन के परपेंडिकुलर है, यहाँ उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, तो ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन में डिफरेंशिएशन के रास्ते जाएं, है ना, तो डिपेंड करता है कि टाइम पर ये चीज कैसे डिपेंड होती है। और अगर हम देखें कि अल्फा टी ओमेगा करें, तो इसमें क्या होता है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का रोल रहता है, तो ये टी ना करके इसको डेल्टा टी करें, है ना। अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसमें आपके इक्वेशन लग जाया करते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन लग जाया करते हैं। और जैसे कि हम लिख दें कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ये वो वाला हो जाता है जब ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, टाइम वेरिएबल होती है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन के रास्ते निकलता है, जैसे कि आप डिफरेंशिएशन करके, है ना, निकाला करते हैं। देखिए ये डिफरेंशिएशन करके निकाला करते हैं, तो अगर कांस्टेंट है अल्फा, तो फिर v इक्वल टू यू प्लस टी वाला जो इक्वेशन होता है हमारे पास लीनियर मोशन में, उसके रास्ते भी निकल जाया करता है। एटी के लिए क्या करते हैं कि डी, ये जो आपका निकलता है अल्फा टी, अल्फा आर के रास्ते जो है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में हमने लिया था बिल्कुल वैसे ही, तो अल्फा आर हो जाता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ये 90 डिग्री पर रहता है, क्योंकि एक प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और एक रेडियस जैसा होता है, तो ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है। तो आर क्रॉस, अगर बीच में कोई उनका एंगल बदलता है, चेंज होता है, तो अलग बात है, बट यहाँ पे ऐसा होता नहीं। सर्कुलर मोशन में हम नॉर्मली इसी केस को कंसीडर करते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है, ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन होता है। और वेक्टर में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में आता है, बिल्कुल वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होती है जो एंगुलर वेलोसिटी की होती है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है। अब इसके बाद हम आगे कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो इसको क्लियर करेंगे, यानी एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको क्लियर करके बताऊंगा मैं कि भाई ये चीज़ कैसे हो रही है, यानी डिफरेंशिएशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं। और इसके बाद न्यूमेरिकल्स एग्जांपल हायर लेवल पर जो होते हैं, डी वाई डी ओमेगा बाई डी टी वगैरह पे जो होते हैं, वो कंपटीशन सेक्शन जो आएगा आपका एडवांस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे हम केवल एनसीईआरटी ही कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी तक पहुँचे हम वही करेंगे। उसके बाद हम फिर जो न्यूमेरिकल सेक्शन है हमारा उसे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके बाद हम उसे देखेंगे।
ठीक है। एडवांस लेवल पे कुछ बच्चे एनसीईआरटी करके ही उस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, कोर्स की लंबाई या कोर्स की लेंथ ना बढ़े, केवल एनसीईआरटी ही कवर हो जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लेवल बनता है उसी पे हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो डिफ्रेंशिएशन को यूज करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, द एंगल डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल मूविंग अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 2 मीटर। देखिए यहाँ पे रेडियस मैंने दिया है, अब जरूरत पड़ेगी तो कहाँ पड़ेगी देखना पड़ेगा। उसके बाद डिपेंड ऑन टाइम, यानी ये एंगल टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, टाइम के फंक्शन में होता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंस जो है दिया है, तो एंगल थीटा जो दिया है वो दिया है रेडियन में, और ये दिया कैसे है जरा देखें इसको। थीटा और टाइम का रिलेशन यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये आपका हो जाता है, देखिए टी क्यूब माइनस 2t² प्लस 5 रेडियन में है और टाइम आपका सेकंड में है। देखिए कुछ हम कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर स्पीड यहाँ पे हम निकाल लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी के बारे में तो हम जानते हैं कि प्लेन के परपेंडिकुलर यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे ही होती है। तो डिफरेंशिएशन के रास्ते हम सिंपली एंगुलर स्पीड निकाल लेंगे 2 सेकंड पर, और एंगुलर एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं 3 सेकंड पर। तो जब टाइम का फंक्शन देखते हैं तभी हमें सही जानकारी होती है कि वो बदलेगा, चेंज करेगा या कांस्टेंट। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे सामने एक फंक्शन बन के आते हैं, जैसे थीटा का टाइम पर डिपेंडेंस है, वैसे ही एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा का भी टाइम पर डिपेंडेंस आ जाता है। जब ओमेगा निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं डी थीटा बाई डी टी, और उसके बाद थीटा का जो टाइम एक्सप्रेशन है उसे हम रख देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको धीरे धीरे। क्या होता है कि जब भी आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के रास्ते जाते हैं तो वहाँ पे टाइम कांस्टेंट वाला यूज कर देते हैं बच्चे, तो वो गलत हो जाता है मामला। वैसे नहीं करना है, पहले आपको देखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होता है, उसके बाद तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका एंगुलर स्पीड मिलेगी आपको। उसके बाद आपको फिर उस एंगुलर स्पीड के फंक्शन को करेंगे तो एक्सेलरेशन भी मिलेगा। तो पहला डिफरेंशिएशन है आपका एंगुलर के लिए, वो देखते हैं। तो डी बाई डी टी में हम डालेंगे सबसे पहले पहला टर्म टी क्यूब, उसके बाद -2 बाहर करेंगे, कांस्टेंट नंबर है। उसके बाद डी बाई डी टी में हम डालेंगे टी स्क्वायर, और उसके बाद कांस्टेंट नंबर है 5, उसमें डाल देंगे डी 1 बाई डी टी या डी 5 बाई डी टी। क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो सिंपल फंडा होता है डिफरेंशिएशन का, पावर पहले रखें, एक पावर कम करें। तो टी क्यूब के लिए 3t² और इसके लिए 4t हो जाएगा। तो 2 पहले से और उधर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ओमेगा हमारे बन के आ रहा है 3t² माइनस 4t। ये ओमेगा हमें कहाँ पर निकालना है, वो वैल्यू हमें देखनी है। तो जहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है वहीं पे हम निकालेंगे। ये ओमेगा हमें यूज करना है 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, तो 2 डालेंगे टी की जगह पे, तो हमारे पास कुछ वैल्यू ओमेगा की निकल के आती है। तो आ जाएगी हमारे पास 12 माइनस 8। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो होती है हमारी ये हो जाएगी यहाँ पे ओमेगा की, दैट इज 4 रेडियन पर सेकेंड। अभी तो कोई नहीं आया बेटा, पता नहीं जानकारी नहीं। तो इसके बाद हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन में हम क्या करते हैं, फिर से ओमेगा का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये वैल्यू जो निकली है ओमेगा की, ये यूज नहीं करते हम डिफरेंशिएशन करके, और पहले टाइम डिपेंडेंस देखते हैं उसका कि टाइम डिपेंडेंस कितना है। टाइम डिपेंडेंस में क्या होता है, फिर से डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4t का 4 हो जाएगा, t का 1 हो जाता। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6t माइनस 4। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा लिखा, ये 6t माइनस 4 लिखा। तो अब देखते हैं कि कहाँ पूछा गया ये एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये t = 3 सेकंड पे पूछा गया, तो उसमें टाइम का वैल्यू 3 हम डालते हैं। उसके बाद हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन के आती है, यहीं पे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा आगे, ये आ जाती है हमारे पास 18 माइनस 4 यानी 14 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 14 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
ये पर सेकंड स्क्वायर आप समझ रहे होंगे, ये एक्सेलरेशन में से मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वैसे ही भी लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है डिफाइन किया। अब कहीं रेडियस का यूज अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि सभी एंगुलर क्वांटिटी निकाली जा रही हैं, तो रेडियस का यूज अगर होगा तो लीनियर में होगा, v इक्वल्स टू ओमेगा आर या ए पी इक्वल्स टू अल्फा आर में होगा, या फिर वहां पे कोई v निकालें तो सेंट्रीपिटल में होगा। तो उन सभी चीजों को निकाल के देखते हैं। चलिए शाबाश। तो लीनियर स्पीड की जब बात आती है, वेलोसिटी तो हम जानते हैं कि उसका डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होता है, तो स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड के रिलेशन को ले लेते हैं। तो v हमारा आ जाता है आर ओमेगा या ओमेगा आर। ये हम पहले वहीं निकाल लेते हैं जहां हमने यूज किया था। तो हमने ओमेगा निकाला था 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर निकाला था हमने, तो 2 सेकंड पर ही हम इसको यूज कर लेते हैं। ये 2 सेकंड पे हो गया हमारा। तो 2 सेकंड पे ओमेगा की वैल्यू जो हमारी बनी थी वही डालेंगे हम। रेडियस 2 मीटर डाल देते हैं, ओमेगा हमारा बना था 4 रेडियन पर सेकंड, तो 4 रेडियन पर सेकंड ही हम डाल देते हैं। ओमेगा 2 सेकंड पर हमारा बना हुआ है 4। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वैल्यू आ गई 8, ये मीटर पर सेकंड वैल्यू है, टेंजेंशियल स्पीड का ये वैल्यू है। उसके बाद जब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं एंगुलर इंटू रेडियस, जैसा कि यहाँ हुआ। उसके बाद हम उसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो 80 अल्फा आर हुआ, तो 2 सेकंड रेडियस हुआ। अल्फा हमारे पास जो निकला हुआ है वो 3 सेकंड वाला है, ध्यान रखिए 2 सेकंड वाला नहीं है। क्वेश्चन में 3 वाला निकाला हमने, तो 3 पे निकाल सकते हैं वैल्यू। तो 3 सेकंड पे हमारा कितना बना था, 14 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 14 बना था। तो ये वैल्यू हमारी बन जाती है 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया क्योंकि ये लीनियर है। अब हम सेंट्रीपिटल की बात करें, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि सेंट्रीपिटल किस टाइम पे कितना होगा, तो उसी टाइम का ओमेगा या उसी टाइम का v जो है हम लगाते हैं, उसी टाइम की स्पीड या उसी टाइम की एंगुलर स्पीड। लीनियर स्पीड या एंगुलर स्पीड हम यूज करते हैं फॉर्मूले में v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर बाई, और ये ओमेगा स्क्वायर आर वाले में यूज कर देते हैं। तो v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर दोनों काम कर जाते हैं। तो ओमेगा कहाँ किस समय पे निकालना है, तो जहाँ t 2 पे निकलेगा तो फिर 2 का ही हो जाएगा, 3 पे निकलेगा तो 3 पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमें जरूरत पड़ती है ओमेगा की, और ये वाला ओमेगा हम लगा देते हैं 4 वाला, तो ये 2 वाला हो जाता है हमारा। 2 सेकंड पे निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर हुआ और आर हमारे पास 2 हुआ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब 3 सेकंड की बात करेंगे तो 3 पे निकालेंगे दोनों को। तो 2 3 एक जगह पर नहीं होता, एक टाइम पे नहीं होता, अलग अलग टाइम में। जहाँ पे पूछा जाए, जिस टाइम पे पूछा जाए उसी टाइम पे वैल्यू लगाई जाती है। और ये दोनों एक्सेलरेशन आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक टेंजेंट पे होता है, एक सेंटर की तरफ होता है। अगर इनका रिजल्टेंट देखा जाए तो वो टोटल एक्सेलरेशन हो जाया करता है ए आर। तो हम पाइथागोरस यूज करके सिंपली निकाल देते हैं वेक्टर को। आप वेक्टर के जोड़ने को, घटाने को, ऐड करने को, सब्ट्रैक्ट करने को जानते हैं, ऐसे कर देते हैं। इसको रूट निकाल देते हैं, ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना हो तो दोनों निकालें पहले, उसका स्क्वायर करें पाइथागोरस से, उनको ऐड करें, तो वो आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाता है। और अगर मान लीजिए टेंजेंशियल नहीं है तो केवल सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, ऊपर निकला है 3, नीचे निकला है 2, तो यहाँ पर नहीं वैल्यू डाल सकते हैं। अगर 2 पे चाहिए तो हमें ऊपर भी 2 पे चाहिए, फिर टेंजेंशियल भी 2 पे चाहिए, सेंटीमीटर भी 2 पे चाहिए, ओमेगा भी 2 पे चाहिए, सब कुछ 3 पे चाहिए तो फिर 3 सेकंड पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जो वैल्यू जहाँ बनती है वो वहां से निकालें आप। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे की बात करें कि सर्कुलर मोशन के इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे कैसे लिखे जाते हैं। तो वो मोशन इन अ प्लेन में भी आपने लिखे हैं, अभी भी मैं एक बार उन्हें लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। और छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने सर्कुलर मोशन इन प्लेन में किए हैं, और सेंट्रीपिटल का जो डेरिवेशन है वो भी मोशन इन प्लेन में हो चुका कि वो वी स्क्वायर बाई आर क्यों होता है या ओमेगा स्क्वायर आर क्यों होता है। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, इस चैप्टर में डायनामिक्स पे जाएंगे। तो जैसे लीनियर मोशन में आप इक्वेशन लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उसमें क्या होता है, ए कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी वही एंगुलर में आप लिख सकते हैं, कांस्टेंट के लिए होते हैं ये। देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहता तो, नहीं तो डिफरेंशिएशन के रास्ते जाएंगे आप, फिर उस तरीके से जाएंगे तब निकलेगा। यहाँ पर यही ध्यान रखने की बात है।
बच्चे क्या करते हैं, इसी में वैल्यू डाल देते हैं, ओमेगा, ओमेगा नॉट, अल्फा टी में डिफरेंशिएशन नहीं करते। तो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए दिया कि आप उस चीज़ से सावधान रहें और देखें कि अल्फा कैसे निकाला जाता है। अल्फा की डायरेक्शन आप जानते हैं पहले से ही, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो कांस्टेंट के लिए वही होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे थीटा करेंगे या डी थीटा करेंगे वो चलेगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि स्केलर वैल्यू है। हाँ, तो ये ऐसे लिख दिया जाता है। और ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा नॉट स्क्वायर यानी यू स्क्वायर प्लस 2as वाले में भी थीटा डाल देंगे आपको, अल्फा थीटा। उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे। अब इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वेक्टर लगेगा, लेकिन थीटा पे नहीं लगेगा, वहाँ डी थीटा पे लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये डी थीटा करना पड़ेगा आपको। गुड। उसके बाद यहाँ पर आगे फिर वेक्टर लगेगा। अब यहाँ ओमेगा में करेंगे तो ओमेगा डॉट ओमेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये डॉट वाला प्रोडक्ट होता है। और ओमेगा नॉट डॉट ओमेगा सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं तो 1 हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट कॉस 0 1 हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको अल्फा के साथ में डी थीटा ही करना पड़ेगा ऐसे। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ये फर्क होता है वेक्टर में लिखने में और सिंपली लिख देने में। अब इसके बाद जैसे आप देखते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उसमें भी आप वेक्टर लगाते हैं। 9th क्लास में तो आपने नहीं लगाया वेक्टर, इसलिए गलती हो जाती है, उसी को बच्चे याद करके रखते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे वहाँ पे एस लिख देना, ds होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को ds लिखें जो भी होगा। उसके बाद स्केलर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 2a ds लिख दें या s लिख दें, वो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन यूज होते हैं। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखें। 11th में आके बच्चे वेक्टर को ही भूल जाते हैं, वेक्टर में ही गलती होती है। वेक्टर प्रोडक्ट है या कोई किसी क्वांटिटी का डायरेक्शन बदलता है, तो इस चैप्टर के अंदर एंगुलर मोशन है तो वेक्टर का बड़ा रोल है इसके अंदर। और ये क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस है, यानी इसमें आपका क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, जब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे तो उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या होगा। टॉर्क होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसी चीजें आएंगी। हायर लेवल न्यूमेरिकल एग्जांपल्स मैं आपको अलग से दूंगा एनसीईआरटी के खत्म हो जाने के बाद। ओके ओके, डन, श्योर।